24 अगस्त से शुरू होने वाली विधानसभा सत्र के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के मद्देनजर विशेष इंतजाम, विधानसभा अध्यक्ष ने दी जानकारी। केवटी से अंतागढ़ तक रेल लाइन का किया गया परीक्षण, ट्रेन पहुंचने से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन के फैसले का प्रदेश के युवाओं ने किया स्वागत, कहा ग्रामीण अंचलों के उम्मीदवारों के समय और पैसे की होगी बचत। और गणेश चतुर्थी के मौके पर घर घर में की जा रही है प्रतिमाओं की स्थापना, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 24 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। कोरोना संक्रमण के फैलाव पर रोक लगाने के मद्देनजर सत्र के आयोजन को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। ये जानकारी विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने दूरदर्शन समाचार के साथ विशेष बातचीत में दी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना को देखते हुए विधानसभा सदस्यों की आसन व्यवस्था में कुछ बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया है। इसमें विधायक जो बैठते थे उनके बीच में कांच की दीवार बना दी गई है, तो सदन के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से रहेगा। कांच की दीवारें होंगी, आर पार बात नहीं हो सकती, उनके जो संपर्क है वो भी नहीं रहेंगे। ये हमें करने में जहाँ 3 बैठते थे वहाँ 2 को बैठाना है, जहाँ 4 बैठते थे वहाँ 3 को बैठाना है, तो उसके लिए हमने अलग से 10 सीटों की व्यवस्था की। और उसके अलावा भी कोशिश ये कर रहे हैं कि वहाँ पूरी तरीके से लोग एक दूसरे से अलग रहें, डिस्टेंसिंग रहे उनके बीच में और वो बात कर सके। उसके अलावा भी हम लोगों ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक थर्मल स्कैनर आया है, उसको भी लगाएंगे कि विधायकों के प्रवेश करते ही वो स्कैन करके बता देगा कि इनकी हालत कैसी है, और अगर वहीं पे वो संकेत दे देगा कि ये बैठने लायक नहीं है तो उनको अलग रख दिया जाएगा। 24 अगस्त से 28 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में कुल 4 बैठकें होंगी। दल्ली राजहरा रावघाट जगदलपुर रेल परियोजना के पूरा होने से लोगों में आजादी के करीब 70 सालों बाद केवटी से अंतागढ़ तक यात्री ट्रेन पहुंचने की उम्मीदें जागी हैं। इसके लिए रेलवे और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारियों ने केवटी से अंतागढ़ तक रेलवे लाइन का निरीक्षण किया, जिसे देखकर स्थानीय लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने जवानों को सलाम किया। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 33वीं वाहिनी के डिप्टी कमांडेंट गौतम सागर ने इस रेल लाइन के आसपास सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। रेल मंत्रालय द्वारा दुर्गम और विषम परिस्थिति वाले क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देने के लिए कई परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसी के तहत दल्ली राजहरा रावघाट जगदलपुर परियोजना में करीब 235 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई जा रही है। दल्ली राजहरा से अंतागढ़ तक लगभग 59 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन बिछा दी गई है। वहीं दल्ली राजहरा से केवटी तक करीब 42 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई जा रही है। दक्षिण पूर्व सर्कल के आयुक्त और रेलवे सुरक्षा के अधिकारी AK रॉय के साथ रेल प्रबंधक रायपुर मंडल श्याम सुंदर गुप्ता ने उम्मीद जताई कि जल्द ही नई रेल लाइन पर ट्रेनों का परिचालन आरंभ हो जाएगा। इससे रायपुर से अंतागढ़ के बीच यात्री ट्रेनों के साथ मालगाड़ियां भी चलाई जा सकेंगी। रेलवे की इस परियोजना को लेकर स्थानीय लोगों में काफी उत्साह है। उनका कहना है कि इस कार्य के पूरा होने से क्षेत्र में विकास की रफ्तार तेज हो जाएगी और स्थानीय रहवासियों के जीवन स्तर में सुधार आएगा।
राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीते 24 घंटों के दौरान 800 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। वहीं इस दौरान कोरोना संक्रमण से 8 लोगों की मौत भी हुई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में 819 नए मरीज मिलने के साथ ही प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 19,500 के पार चली गई है। वहीं अस्पतालों में 7,300 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। बीते 24 घंटों में 283 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि 8 मरीजों के साथ ही राज्य में अब तक कोरोना संक्रमण से करीब 180 लोगों की जान जा चुकी है। रायपुर में कल 283 नए मरीज मिले हैं, जबकि दुर्ग में 88, राजनांदगांव में 77, सुकमा में 53, कांकेर में 49 और रायगढ़ में 46 कोरोना पॉजिटिव नए मामले पाए गए हैं। छत्तीसगढ़ के साथ पूरे देश में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में काफी तेजी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 69,868 नए मरीजों की पहचान की गई है। इस दौरान 945 लोगों की मौत हो गई। केंद्रीय परिवार और कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बीते 16 दिनों में 10 लाख नए मरीज मिले हैं। सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित 3 देशों में भारत में सबसे ज्यादा पॉजिटिव मामले पाए गए हैं। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 30 लाख के करीब पहुंच चुका है, जिनमें से लगभग 7 लाख सक्रिय मामले हैं, जबकि इलाज के बाद 22,22,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के मुताबिक पूरे देश में कल तक 3 करोड़ 44 लाख से ज्यादा संदिग्ध लोगों की कोरोना जांच हो चुकी है, जिनमें से कल एक दिन में 10 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की गई है। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत साझेदार बने छत्तीसगढ़ और गुजरात के बीच सांस्कृतिक सभ्यता पर वेबिनार का आयोजन किया गया। पत्र सूचना कार्यालय PIB और रीजनल आउटरीच ब्यूरो ROB द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित ये वेबिनार राजधानी रायपुर में हुआ। वेबिनार में नेहरू युवा केंद्र संगठन में रायपुर समन्वयक अर्पित तिवारी ने बताया कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्देश्य देश की विविधता में एकता को बढ़ावा देना है, साथ ही देश के लोगों के बीच राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ाना और विविध संस्कृति और परंपराओं से एक दूसरे को अवगत कराना है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत हर वर्ष 15 दिवसीय राष्ट्रीय आयोजन होता है, जिसमें छत्तीसगढ़ से विभिन्न विधाओं के लगभग 50 कलाकार शामिल होते हैं। इस वेबिनार में गुजरात पर्यटन विभाग के व्यावसायिक मैनेजर धीरव मुंशी ने बताया कि पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ में गुजराती महोत्सव का आयोजन किया गया था। वहीं नवरात्रि के दौरान गुजरात में छत्तीसगढ़ के हस्तकला पर आधारित सामग्रियों की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। दोनों ही कार्यक्रमों को काफी सराहना मिली। इस मौके पर उन्होंने छत्तीसगढ़ और गुजरात के लिए बनाए गए गीतों का प्रदर्शन भी किया। कार्यक्रम में PIB रायपुर के अपर महानिदेशक सुदर्शन पंतोड़े और प्रादेशिक समाचार एकांश दूरदर्शन रायपुर के सहायक निदेशक डॉक्टर मनोज सोनोने सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए थे। साथ ही कार्यक्रम में NCC के कैडेट्स, राष्ट्रीय सेवा योजना और नेहरू युवा केंद्र संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद थे। केंद्र सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में सुधार के उद्देश्य से राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन के फैसले का प्रदेश के युवाओं ने स्वागत किया है। केंद्र सरकार के इस निर्णय के बाद राज्य के युवाओं में ये उम्मीद जागी है कि अब उन्हें नौकरी मिलने में आसानी होगी और अलग अलग परीक्षाएं भी नहीं देनी होंगी। दुर्ग में स्थानीय युवाओं ने बताया कि आर्थिक परेशानी की वजह से कई उम्मीदवार नौकरी के लिए हर परीक्षा में शामिल नहीं हो पाते थे। साथ ही इन युवाओं ने यह भी कहा कि अब परीक्षाएं आयोजित करने में होने वाली देरी से राहत मिलेगी। जैसे 2013 के एग्जाम में जो SSC ने कंडक्ट किया था एग्जाम, जिसका नाम था कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, वो एग्जाम 2013 में 2 बार हुआ। एक बार एग्जाम हुआ, फिर उसका री एग्जाम हुआ। रेलवेज में अगर हम देखें तो 2019 में NTPC की वैकेंसीज आई थी और 1.5 साल में अभी तक वो एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा पाए। तो इसके आने से फायदा ये है कि अब ये जो डिले होता है, जो इतना विलंब होता है, वो अब समय से सारे एग्जाम करवाए जाएंगे। दूसरी बात अगर मैं बोलूँ तो जैसे मैं साल भर में जितने भी फॉर्म्स भरूं, मैं चाहे IBPS PO का मुझे अलग भरना पड़ता है, IBPS क्लर्क अलग होता है, SBI का अलग है,
तो सालाना कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपये मेरे सिर्फ फॉर्म्स में ही खर्च हो जाते थे। लेकिन अब मुझे एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा शुरू में, जो कि सीईटी का एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म भरूंगा मैं। तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि अभ्यर्थी सारे काफ़ी इससे लाभान्वित हो। सर, अभी एनआरए के गठन के साथ जो सीईटी का जो एग्जाम्स होगा, हम लोग को हर बार क्या होता था, प्रीलिम्स के 3-4 और पेपर एग्जाम फाइट करना पड़ता था। अब ऐसा है कि हमारा मेरिट लिस्ट के बेसिस में हम वन टाइम इसका एग्जाम दिलाएंगे और मेंस के एग्जाम्स के लिए हमारे पास 3 इयर्स की वैलिडिटी रहेगी। तो ये हमारे अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत अच्छा एडवांटेज है, तो इससे हमें बहुत अच्छा फायदा होगा। युवाओं ने सरकार के इस फैसले को ग्रामीण इलाकों में युवाओं के लिए फायदेमंद बताया। युवाओं ने कहा कि इससे आने जाने का खर्च और होटल में रुकने का पैसा बचेगा। जो गांव के बच्चे होते हैं, खासकर पहले उन्हें हर परीक्षा के लिए शहरों में जाना पड़ता था, क्योंकि हर एग्जाम का सेंटर गांव में तो नहीं होता था। तो महीने में कम से कम एक बार उनको पास के शहर जाना पड़ता था। ट्रेन में बस का खर्चा, ट्रेन का खर्चा, वहां जाकर के कम से कम एक रात उनको होटल में रुकना पड़ता था एग्जाम के लिए। तो ये जो काफ़ी ट्रैवल और वहाँ पे जाकर के स्टे वाले खर्चे हैं, ये अब उनके कम हो जाएंगे। अब एग्जाम्स के सेंटर मेरे ख्याल से बढ़ा दिए जाएंगे, थोड़े गांव में भी नए सेंटर्स आएंगे, छोटे शहरों में भी आएंगे, तो इनसे उनको फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों को पहले क्या होता था कि मान लीजिए अगर कोई बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, एसएससी की भी तैयारी कर रहा है, रेलवेज की तैयारी कर रहा है, उसको 3 अलग अलग पैटर्न में तैयारियां करनी पड़ती थी। अब ऐसा नहीं होगा, एक कॉमन तैयारी करके आप इन सारी परीक्षाओं का प्रीलिम्स कम से कम दे पाएंगे। इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि ये मल्टीपल भाषाओं में होगा, मतलब बहुत सारी लैंग्वेजेस में होने वाला है। तो जो अलग अलग क्षेत्र के, जैसे तमिलनाडु में सिर्फ तमिल चलती है, ऐसे क्षेत्र के लोग भी उसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा गैर तकनीकी पदों के लिए सामान्य योग्यता परीक्षा ली जाएगी। ये एक बहुनिकाय एजेंसी होगी, जिससे युवाओं को विभिन्न शासकीय विभागों में नौकरी के लिए अलग अलग परीक्षाएं नहीं देनी पड़ेंगी। जशपुर जिले में नागलोक के नाम से मशहूर तपकरा में सर्प विष संग्रहण केंद्र शुरू करने की तैयारियां की जा रही हैं। तमिलनाडु के चेन्नई के बाद ये देश का दूसरा सर्प विष केंद्र होगा। जिले के वन मंडल अधिकारी श्री कृष्ण जाधव ने बताया कि सर्पदंश की दवा स्नेक वेनम की कमी के चलते देश में हर वर्ष करीब 7,000 लोगों की मौत सर्पदंश से हो जाती है। उन्होंने बताया कि इस वेनम को बनाने के लिए 4 प्रजाति के जिन सांपों के जहर की जरूरत होती है, वे तपकरा में ही पाए जाते हैं। जो बिग 4 स्नेक्स है, जो पॉइजनस है, उन्हीं स्नेक्स का वो विनोम कलेक्शन किया जाएगा। कोबरा है, कॉमन क्रेट, बैंडेड क्रेट और रसेल वाइपर, इनके विनोम से एंटी विनोम बनाया जाता है, उसके लिए उसका यूज किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि इस विष संग्रहण केंद्र के स्थापित होने से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अपने काफ़ी लोगों को उसमें, लगभग हमारा मानना है 50 लोगों को इसमें रोजगार मिल सकता है। लगभग 40 लोगों को हम लोग रेस्क्यूअर्स रहेंगे, जो स्नेक्स के रेस्क्यू करके उसको रेस्क्यू सेंटर में लेके आएंगे। और अपने विनोम कलेक्शन सेंटर में लगभग 10 लोग कार्यरत रहेंगे और पूर्ण टाइम कार्य करेंगे। वन विभाग ने तपकरा में सर्प विष संग्रह करने का प्रस्ताव सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भेजा है। वहां से मंजूरी मिलते ही इस दिशा में काम शुरू कर दिया जाएगा। आज गणेश चतुर्थी है। इस मौके पर प्रदेश भर में श्रद्धालु अपने अपने घरों में भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं। इस मौके पर राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा है कि भगवान श्री गणेश विघ्न विनाशक और ज्ञान और बुद्धि के देवता माने जाते हैं। उन्होंने भगवान श्री गणेश से प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और शांति की कामना की है। वहीं अपने संदेश में मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीय चेतना और लोगों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए शुरू किया गया गणेशोत्सव अब सामाजिक समरसता का उदाहरण बन चुका है। उन्होंने लोगों से अपील की कि गणेशोत्सव के दौरान वे कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी गाइडलाइंस का पालन करें। कोरोना संक्रमण की वजह से इस वर्ष राज्य में सार्वजनिक गणेशोत्सव कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जा रहा है। हालांकि सुबह से ही बाजारों में काफी भीड़ नजर आई। लोग भगवान गणेश की मूर्तियों के साथ साथ पूजन सामग्री की भी खरीदारी करते देखे गए।
बाजार में श्री गणेश की तरह तरह की मूर्तियां बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। इस साल केवल 4 फीट तक की ऊंची मूर्तियों की स्थापना की ही अनुमति दी गई है। 10 दिनों तक चलने वाले इस गणेशोत्सव के दौरान श्रद्धालु विविध धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन करते हैं। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।